एक और स्पेशल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जनन, जो कक्षा 10th का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन जनन, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जनन किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा अपने समान संतान या संतति की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। अब आपको पता है कि सजीव में कौन कौन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें समस्त जीव जंतु आते हैं, और जो पेड़ पौधे आते हैं वो सारे किस में आते हैं? सजीवों के अंदर आते हैं। तो सजीवों की बात करो तो सजीव किसको कहेगी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये किस में आते हैं? अपने सजीवों के अंदर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि सजीवों के क्या क्या विशेषता होती है? जो श्वसन करता है, गति करता है, प्रजनन करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, उत्सर्जन करता है, ये सभी क्या होती है? सजीवों की विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अपने जनन की आवश्यकता होती है, ताकि एक जीव की जो प्रजाति है, अपनी जाति है, वो कंटिन्यू आगे चलती रहे, अपनी पीढ़ी चलती रहे। अगर जनन नहीं होगा तो उस जाति का, उस जीव की जाति का अस्तित्व वही खत्म हो जाएगा, वो पीढ़ी वही समाप्त हो जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। अब जनन के थ्रू क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी कि जनन की बात करें कि डीएनए का रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? रेप्लिकेशन यानी होता है हुबहू फोटोकॉपी। यानी कि डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी यानी कि हुबहू प्रतिलिपि, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिकृति कहा जाता है। आपको पता है कि जनन के थ्रू क्या होती है? जीवों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और उन्हीं विभिन्नताओं के थ्रू क्या किया जाता है? जीवों की पहचान करी जाती है, जीवों का पहचान करना बड़ा आसान हो जाता है। तो डीएनए की प्रतिकृति की बात करें तो एक जनन कोशिकाओं से जो दो, एक कुछ जनक कोशिका होती है, उन जनक कोशिकाओं से जो दो संतति कोशिकाएं बनती है, इससे क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति होती है। यानी कि डीएनए क्या होता है? एक प्रकार का आनुवांशिक सूचक पदार्थ या आनुवांशिक पदार्थ, जो क्या होता है? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। आपको पता है कि डीएनए का पूरा नाम पता होना चाहिए। जो हाल ही में अर्धवार्षिक के अंदर पूछा गया सवाल था कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम है। और पता होना चाहिए कि डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, और इसी डीएनए के माध्यम से, इसी डीएनए के रूप में क्या होती है? आनुवांशिक जो सूचनाएं होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। तो डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचनाएं या संदेश, आनुवांशिक सूचनाएं या संदेश क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या आप कह सकते हो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में। जनक का अर्थ होता है यहाँ पर पेरेंट्स, जनक यानी माता पिता, जनक का अर्थ होता है यहाँ माता पिता से, यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। यानी कि डीएनए एक प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ या होता है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, आनुवांशिक संदेश निहित होते हैं। और वो आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक संदेश क्या होते हैं? जनक पीढ़ी से, यानी कि माता पिता जो जनरेशन से होते हैं, उसके थ्रू उनकी जो उत्पन्न होने वाली संतान है, उसमें क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है कि एक जो कोशिका होती है, डीएनए की उपस्थिति, अगर डीएनए की उपस्थिति की बात करें तो कोशिका के अंदर क्या होता है? आपके केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है,
कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में क्या होता है अपने डीएनए प्रेजेंट रहता है। यानी कि गुणसूत्रों में क्या होती है, गुणसूत्र पे डीएनए की उपस्थिति होती है। आपको पता है कि गुणसूत्र हमारे मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46, यानी कि अपने 23 जोड़ी होते हैं। संख्याओं की बात करें तो आपके 46 है और जोड़ी की बात करें तो आपके 23 जोड़ी क्या होते हैं? आपके गुणसूत्र होते हैं। ये मैंने चर्चा की जनन की कि भाई सजीवों द्वारा अपने ही समान संतान या संतति की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। जनन जिसमें क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए प्रतिकृति होती है। डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए अपने, जो अच्छा सवाल है, हाफ ईयरली के अंदर पूछा गया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के रूप में क्या होता है? डीएनए के रूप में आनुवंशिक सूचना या संदेश क्या होते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या होते हैं? ये स्थानांतरित होते हैं। फिर मैंने बताया कि जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए होता है आपके कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्रों पे क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं और बाकी बात करें कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। जनन की प्रकार की बात करें तो जनन के आपके 2 प्रकार पड़ेंगे। अब जनन के हमारे 2 प्रकार होते हैं, तो हम आगे चर्चा करते देखिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि जनन के 2 प्रकार होते हैं। जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की, क्योंकि कक्षा 10th के अंदर सिलेबस में सबसे पहले अलैंगिक जनन दे रखा है, तो वो हम देखते हैं। देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, पहले तो मैं इनकी दोनों की परिभाषा बता देता हूँ कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, लैंगिक वह जनन जिसमें वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। अब 2 जनक का यहाँ पर मतलब क्या है? पेरेंट्स, यानी कि मेल और फीमेल। 2 जनक से मतलब क्या है यहाँ पर? पेरेंट्स यानी कि माता पिता, मेल और फीमेल। यानी कि वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ध्यान होना चाहिए। यानी कि माता पिता की आवश्यकता होती है। फिर बात करें अगर अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन है कि एसेक्सुअल, यानी कि एक लिंग, यानी एकल लिंग या एकल जीव के द्वारा या एकल जनक के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एकल जनक की आवश्यकता है। इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें एकल जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एकल जीव यानी कि सिंगल, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। इसमें एकल जीव की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जन्म कहा जाता है। यानी कि सिंगल जीव की आवश्यकता होती है किसके अंदर? अलैंगिक जन्म की। अब हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती है और किन जीवों के अंदर कौन सी विधि पाई जाती है। अलैंगिक जनन पाया जाता है, कई विधियां हैं जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर पहले हम बात करते हैं विखंडन। विखंडन की बात करते हैं। उसके बाद आपके इसमें है आपका मुकुलन। इसके अलावा आपके हैं इसमें पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन। इसके अलावा आपके दे रखा है इसके अंदर, अब विखंडन की बात करें, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि आपका बहुखंडन है, खंडन है और द्विखंडन है। ये वापिस विखंडन के अंदर टाइप्स होते हैं। इसके अलावा मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं, बडिंग प्रोसेस कहा जाता है।
जिसको बडिंग कहते हैं, पुनर्जनन जिसको रीजनरेशन कहते हैं, इसको रीजनरेशन कहते हैं। तो ये कुछ विधियां है अपने अलैंगिक जनन की। अब हम विस्तार से देखते हैं कि विखंडन में बहुखंडन किसमें होता है, खंडन किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है, मुकुलन किसमें होता है और पुनर्जनन किसमें होता है। तो इनको वापस हम विस्तार से देखते हैं। पहला है आपका विखंडन। विखंडन यानी खंडित होना, टूटना, भागों में डिवाइड होना, यानी कि एक कोशिका का या जीव के केंद्र का या कोशिका का अनेक खंडों में टूट जाना, यानी कि एक जीव की कोशिका का अनेक संतति कोशिका में विभाजन, अनेक संतति यानी संतान, संतति कोशिका में टूट जाना या टूटना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक कोशिका जो होती है वो कई सारी कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होती है या टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं। इसके अंदर पहले बात करते हैं बहुखंडन। बहु यानी बहुत सारे, बहु यानी बहुत सारे, इसमें बहुत सारे खंड विभाजित या एक कोशिका जो होती है बहुत सारे खंडों के अंदर विभाजित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। यानी कि एक कोशिका अनेक खंडों में टूट जाती है, अनेक खंडों में टूट जाती है, बहुखंडन कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। यानी कि एक जो कोशिका होती है, नाम से समझ सकते हो बहुखंडन, यानी कि जिसमें एक और कोशिका जो होती है वो कई सारी कोशिकाओं के अंदर अनेक खंडों में या अनेक कोशिकाओं में टूट जाते हैं। अनेक खंडों की बात करो या कोशिकाओं में टूट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। अब बहुखंडन किसमें होता है, तो वो अभी आपको एक ध्यान में रखना है कि बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन देखिए, बहुखंडन में ध्यान रखना है, जैसे कि उदाहरण बता रहा हूं, प्लाज्मोडियम, ये उदाहरण है इसका, प्लाज्मोडियम। और आपको पता है कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जो क्या होता है, मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। आपको पता है कि मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, उसके द्वारा किसका संचरण होता है, प्लाज्मोडियम का संचरण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो जैसे कि ये आपकी एक जैसे प्लाज्मोडियम की सेल है, एक कोशिका है, और वो इस प्रकार से देखिए कई सारी कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, ये खंडित हो जाता है। इस प्रकार से कई सारी कोशिका में, इसमें देखो कितने सारी कोशिकाएं बन रही है, इस प्रकार से कई सारी कोशिकाओं में खंडित हो जाता है। ये इसमें केंद्रक होता है, आपको पता है कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो देखो इसमें कई सारे खंडों में विभाजित हो गया, कई सारे खंडों में टूट गया, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन, यानी कि एक कोशिका का अनेक कोशिका या खंडों में टूट जाना, उसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण आपके सामने प्लाज्मोडियम, ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार का एक डायग्राम है। फिर बात करते हैं हम आगे, जिसमें बात करते हैं हम द्विखंडन के बारे में बात करते हैं। द्विखंड यानी दो खंड, द्वि यानी दो, यानी कि एक कोशिका का या एक जो कोशिका जो होती है केंद्रक होता है, वो दो खंडों में या दो कोशिका या दो केंद्रकों में टूट जाता है, यानी कि द्विखंडन। द्विखंडन यानी कि एक कोशिका का दो कोशिका में विभाजन, दो संतति कोशिका में विभाजन, दो संतति कोशिका में टूटना या टूट जाना द्विखंडन कहलाता है। अब द्विखंडन की बात करें, इसमें उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, अमीबा। इसमें दो उदाहरण ध्यान में रखना है आपको, अमीबा और दूसरा ध्यान रखना लेशमानिया।
लेशमानिया और अमीबा। अब दोनों में देखो फर्क क्या है। अमीबा में क्या होता है कि इसमें क्या कर किया जाता है, इसमें इसको किसी भी तल से दो भागों में तोड़ा जा सकता है, किसी भी तल से दो भागों में इसको तोड़ा जा सकता है, इसमें अमीबा के अंदर। और लेशमानिया में क्या होता है, इसमें एक निश्चित खंड से या एक निश्चित तल से क्या किया जाता है, उसको दो भागों में तोड़ा जाता है। तो इसमें बात करते हैं अमीबा की बात करें तो इसमें देखो डिकंडन कैसे होता है, देखिए जैसे कि ये एक अमीबा है, ये अमीबा की एक सेल है जिसमें आपको एक केंद्रक दिख रहा है, एक कोशिका दिख रही है। अब ये क्या होगी, आगे दो सेल के अंदर टूटना शुरू हो जाएगी। इसमें देखो ये एक केंद्र के दो केंद्रकों में टूटना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो केंद्र क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। और आगे जाके ये क्या करेगा, फिर इसी प्रकार से आगे जाके विभाजित होकर दो नए जीव तैयार करेगा। यहाँ पर जो एक केंद्रक था, दो केंद्रक में टूट रहा है और यहाँ पर दो नई कोशिका बनेगी और दो केंद्रकों का इसमें निर्माण होगा। जैसे कि ये एक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर दो खंड हो गए, पहले सिंगल था, पहले एक कोशिका थी, अब वो कितनी, दो कोशिकाओं के अंदर ये टूट गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, द्विखंड। जो किसमें हम देख रहे हैं, हम अमीबा के अंदर। इसमें अमीबा में क्या होता है, इसमें इसको किसी भी तल से काटा जा सकता है, एक निश्चित तल नहीं होता है, इसमें इसको किसी भी तल से काटा दो काट सकते। तो एक लाइन लिख लेता है, इसे इसमें इसे किसी भी तल से, किसी भी तल से काटा जा सकता है। और दूसरा लेशमानिया में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है, उसको निश्चित तल से काटते हैं, यानी कि इसमें निश्चित तल से उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है लेशमानिया के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे मुकुलन। मुकुलन देखो किसमें होता है, अब बात करते हैं मुकुलन। मुकुलन की बात करें तो इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है, जीव के एक जीव के एक सिरे से, एक हिस्से से कलिका निकलती है, कलिका विकसित होती है, कलिका विकसित होती है जो आगे वृद्धि करके, आगे वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करती है, नए जीव का निर्माण करती है, उसे मुकुलन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक जीव होता है, एक जीव के शरीर के एक हिस्से से, एक सिरे से एक कलिका निकलती है, एक मुकुल निकलता है, कलिका जिसको हम मुकुल भी कह सकते हैं, कलिका या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मुकुल। ये मुकुल क्या होता है, विकसित होता है, जो आगे वृद्धि करता है और वृद्धि करके क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यहां से एक, इसके एक सिरे से क्या निकल रहा है, कलिका निकल रही है इस प्रकार से। ये हाइड्रा है और हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अंदर देखो एक सिरे से क्या निकल रही है, कलिका निकल रही है, मुकुल निकल रहा है। ये आगे क्या करेगा, वृद्धि करेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये देखो आगे देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये आगे वृद्धि कर रहा है इस प्रकार से, और आगे वृद्धि करके एक पूरे नए जीव का निर्माण करेगा इस प्रकार से। ये देखो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से देखो, ये इस प्रकार से, ये देखो पूरा एक नया जीव का निर्माण किया। तो ये कलिका आगे विकसित होती है, वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके धीरे धीरे क्या करती है, एक नए जीव का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन के दो उदाहरण ध्यान में रखना, एक पेयरली में पूछा गया था, अर्धवार्षिक में पूछा गया था कि ईस्ट के अंदर किस प्रकार की जनन की विधि पाई जाती है, तो ईस्ट में कौन सी होती है, मुकुलन, और हाइड्रा में भी कौन सी होती है, मुकुलन। तो इसके दोनों उदाहरण ध्यान रखना। उदाहरण की बात करें मुकुलन के, दो उदाहरण होते हैं, ईस्ट तथा हाइड्रा, ईस्ट तथा हाइड्रा।
ये दोनों इसके उदाहरण है, ये ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम पूछा जाए कि मुकुलन किन दो जीवों में होता है या मुकुलन के उदाहरण लिखिए, तो आपको ईस्ट और हाइड्रा दोनों ध्यान में रखने हैं। फिर हम आगे बात करते हैं पुनर्जनन, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन जिसको कहा जाता है। दोनों नाम है इसके, पुनर्जनन भी कहते हैं और पुनरुद्भवन भी कहते हैं, या इसको रीजनरेशन कहा जाता है। तो वो भी देख लेते हैं हम। पुनर्जनन या उसको पुनरुद्भवन कहते हैं। अब देखिए पुनर्जनन क्या होता है। पुनः यानी पुनः, रिपीट, पुनः वापिस, वापिस जीव का उद्भव होना या उत्पन्न होना, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। यानी कि जब एक जीव के जब एक जीव के जब एक जीव के शरीर का कोई भाग टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह टूटा भाग पुनः नए जीव का या पुनः नए जीव में विकसित हो जाता है, पुनः नए जीव में विकसित हो जाता है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि टूटे हुए खंडों का नए जीव के रूप में टूटे हुए खंडों का नए जीव के रूप में विकसित होना। यानी कि कोई जीव है, उसके शरीर के कुछ भाग टूट गए मान लो, या कट गए, तो टूटे हुए भाग क्या करेंगे, वापिस क्या करेंगे, नया जीव तैयार करेंगे। जो टूटा हुआ भाग है वो वापिस क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। उदाहरण की बात करो, इसमें आपको एक उदाहरण रखना, प्लेमेरिया, और एक और इसमें उदाहरण क्या रखना, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी होता है और पुनरुद्भवन भी होता है, दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेमेरिया उदाहरण की बात करें तो प्लेमेरिया, पुनरुद्भवन में ध्यान रखना प्लेमेरिया और हाइड्रा। वैसे हाइड्रा याद ना हो तो लेकिन प्लेमेरिया आपको पुनरुद्भवन के अंदर ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर का कोई भाग टूट जाता है और टूटा हुआ भाग क्या करता है, वह पुनः नए जीव का निर्माण करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की जीवों के अंदर अलैंगिक जनन की कुछ विधियां। अब हम बात करते हैं पादपों के अंदर अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है, या पादपों के अंदर अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए